जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। आते हैं सीधा टॉपिक पर। आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कोई रास्ता बंद कर दे तो क्या करें। कोई भी रास्ता हो, किसी प्रकार का रास्ता हो, चाहे निजी हो या फिर सरकारी हो, किसी प्रकार का रास्ता हो, कोई बंद कर दे रहा है। मान लीजिए कि आपका कहीं पे घर है और निजी रास्ता है, काफ़ी दिनों से आप चल रहे हैं और उसको अचानक कोई ये बताकर बंद कर देता है कि ये मेरा अपना ज़मीन है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या फिर सरकारी रास्ता है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण कर रखा है, मतलब कि गाड़ी लगा देता है, ठेली लगा देता है, कोई कंस्ट्रक्शन का सामान गिरा देता है, या फिर किसी भी प्रकार से पेड़ पौधा लगा के किसी भी प्रकार से अगर आपको आने जाने में कठिनाई होता है, अगला वहाँ पे बाधा डालता है, तो क्या करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल मेरे पास आया है वो आया है कि खेती की ज़मीन का रास्ता बंद होने पर क्या करें। खेती की ज़मीन भी होता है और उसमें जो रास्ता होता है ट्रैक्टर ले जाने के लिए, हल ले जाने के लिए, या फिर खेती करने के लिए आप आते जाते हैं, तो वो रास्ता अगर बंद कर दे, कोई खेत वाला जाने नहीं दे, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया, कैसे खुलवाएंगे, क्या करेंगे, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तीसरी बात आपसे ये करेंगे कि अतिक्रमण हटवाने के लिए क्या करें, तो वो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे कि जो अतिक्रमण है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर अतिक्रमण अगर हो जाता है, कोई कुछ झोपड़ी बना लेता है, देखते हैं कि रोड साइड में, ये अतिक्रमण दूसरा है। एक तो रास्ता का अतिक्रमण मैंने बताया कि गाड़ी लगा देता है, कोई ठेली लगा देता है, या फिर किसी प्रकार से बाधा पहुंचाता है, गाय भैंस बांध देता है, या फिर किसी प्रकार से गांव में अक्सर होता है, तो वो तो अलग मैंने बताया। इसके अलावा अतिक्रमण उसके बारे में बोल रहा हूँ जिसके रोड साइड कोई झोपड़ी गाड़ लिया, कोई झुग्गी गाड़ लिया, कोई गुमटी रख दिया, कोई किसी प्रकार का दुकान करके, मतलब सरकारी जगह में जो रोड के बगल में होता है, आपको उस जगह से परेशानी होता है, गाड़ी वाड़ी ले जाने में परेशानी होता है, या फिर किसी तरह का दिक्कत होता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताऊँगा। सबका हल एक ही जगह मिलेगा, सबका निदान एक ही जगह मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो को 2.5 मिलियन लोगों ने अभी तक देख चुका है। मतलब 2.5 मिलियन लोग उसे देख चुके हैं। 2.5 मिलियन आप समझ रहे होंगे, 25 लाख लोग देख चुके हैं और लगातार लोग देख ही रहे हैं। उसमें सारा विशेष चर्चा मैं इस सब्जेक्ट पे किया हूँ और हर चीज़, धारा, सेक्शन, एक्ट, हर चीज़ बताया हूँ कि किस प्रकार से कहाँ कंप्लेन करेंगे और कहाँ सुनवाई होगी, आपको वहाँ नहीं होगा तो फिर उससे आगे कहाँ जाना है, सारा चीज़ मैं बता रखा हूँ। लेकिन आज संक्षेप में ये बताऊँगा, जो मैं तीनों क्वेश्चन में बोला हूँ ये संक्षेप में बताऊँगा। और सबसे विशेष बात ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखें। सबसे ज़्यादा जो उस वीडियो में सवाल आया है, मुझे सबसे ज़्यादा जो वीडियो में सवाल आया है, तो उसमें ये आया है कि पहला सवाल तो ये आया था कि खेती की ज़मीन का रास्ता बंद होने पर क्या करेंगे, और दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा ये आया है कि रास्ता बंद है या फिर खेती का रास्ता बंद है या फिर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, तो जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, तहसीलदार को लिखते हैं या फिर एसडीएम को लिखते हैं या फिर किसी को लिखते हैं उससे ऊपर, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो एप्लीकेशन लिख के मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। बिल्कुल आसान है। तो आप एप्लीकेशन लिखना अगर जान गए तो आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत लोग इसलिए कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, कहीं पे आवेदन नहीं दे पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि एप्लीकेशन लिखेंगे कैसे। तो सबसे बड़ा मुद्दा एप्लीकेशन पर जाके फंसता है। बाकी तो हर कोई चाहता है कि मैं कंप्लेन करूं, लेकिन बहुत लोगों के लिखने नहीं आता है। जो पढ़े लिखे नहीं है तो उसे पता रहेगा तो किसी से लिखवा भी सकते हैं। अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो देख के किसी से लिखवा सकते हैं। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन कैसे लिखे, तो वो भी बताऊंगा। आप पूरा वीडियो में बने रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में बात करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर 10 मिनट 12 मिनट अगर देख लेते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको लाखों रुपये बच सकते हैं। आप बहुत बड़े विवाद से बच सकते हैं। जो बेवजह झंझट में पड़ते हैं, बेवजह किसी से लड़ाई हो जाती है, उस चीज़ से बच सकते हैं। किसी से कोई विवाद होगा, इस तरह का कोई दिक्कत होगी, चाहे रास्ता विवाद हो, अतिक्रमण विवाद हो या फिर किसी प्रकार का विवाद हो, तो आप कानूनी रूप से उसका हल करेंगे, कानूनी रूप से उस समस्या का हल करेंगे। अगले को एप्लीकेशन देंगे, अगला समझेगा, आपकी उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, लेकिन डायरेक्ट आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कानून जानकारी रहना चाहिए। इसके लिए 10 मिनट 15 मिनट समय देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग जब केस करते हैं तो 10-10 साल 20-20 साल कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं। उससे तो बेहतर है कि 10 मिनट समय देकर इसको जान लिया जाए, ताकि कुछ कानूनी अचरण भी है तो जो 20 साल हम केस लड़ते हैं वो हमको 20 साल नहीं, 2 साल 3 साल में ही ये सिमट जाए। जानकारी रहेगा तभी आप उसको निदान निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियो शुरू करूं और धारा सेक्शन बताकर चले जाऊं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? धारा सेक्शन में बता देता हूं, ठीक है, 302, 307 बहुत सारा क्रिमिनल केस में है। सिविल में भी बहुत सारा सूट होता है, सिविल सूट, टाइटल सूट, पार्टीशन सूट, ये बता दूंगा। इससे क्या आप समझेंगे? कुछ समझेंगे? कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है।
जब विस्तार से नहीं जाएंगे कि क्यों होता है, किस लिए ये फाइल करते हैं, सारा चीज़ जानकारी देता हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो होता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, बहुत लंबा वीडियो है, बेकार वीडियो है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो देखिए ही मत, इसको मत देखिए, समय जाया मत कीजिए, समय बेकार मत कीजिए। लेकिन आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखूँ, कुछ जानूँ, तो आप देखिए, ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको जानकारी ज़रूर होगी। तो पहले तो आ जाता है कि ये कोई रास्ता बंद कर दे तो क्या करे, या फिर खेती के ज़मीन का रास्ता बंद होने पर क्या करे, या फिर अतिक्रमण हटवाने के लिए क्या करे। तो ये सेक्शन वगैरह जो भी है तो मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत पहले नहीं बनाया हूँ, कुछ दिन पहले ही बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उस वीडियो का दो वीडियो है, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं, या फिर जब वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। जब वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पर वीडियो का लिंक दिखेगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 100% मिल जाएगा दोनों वीडियो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको तहसीलदार, जो आपके तहसील होता है, जो हर जगह अलग अलग बोला जाता है, जैसे बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ पे अंचल ऑफिसर बोला जाता है, मतलब अंचलाधिकारी बोलते हैं उसको, जिसे हम सर्किल ऑफिसर कहते हैं, अंग्रेजी में सर्किल ऑफिसर कहते हैं, और उसे अंचलाधिकारी बोलते हैं। वही आप यूपी में चले जाएंगे तो वहाँ बोला जाता है तहसीलदार, और जहाँ वो बैठते हैं उसको बोला जाता है तहसील। फिर झारखंड में अंचलाधिकारी बोला जाता है, अंचल कार्यालय बोला जाता है। तो सब जगह अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर जगहों में तहसील ही बोला जाता है या फिर अंचलाधिकारी ही बोला जाता है, यही दो चीज़ बोला जाता है। तो आप वहाँ आवेदन लिखेंगे, तहसील में तहसीलदार के नाम से लिखेंगे और अंचल में अंचलाधिकारी के नाम से लिखेंगे। इन दोनों जगह ही आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि आपके तहसील एरिया में या फिर अंचल के एरिया में जो भी ज़मीन होता है, जो भी प्रॉपर्टी होता है, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी प्रकार का ज़मीन है, उसका मालिक कौन होता है? तहसीलदार होता है, अंचलाधिकारी होता है। वही इस प्रॉपर्टी का मालिक होता है। भले ही आपके नाम से रजिस्ट्री होता है, वो ज़मीन रजिस्ट्री होता है, आपका मालिकाना हक होता है, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक आप नहीं होते। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर जमाबंदी में जब जाएंगे, जहाँ जमाबंदी कराते हैं, रजिस्टर 2 जिसे बोलते हैं, या फिर आप खतियान निकाल कर देख लीजिए, या फिर आप रसीद कटाते होंगे ज़मीन के, उस पर देखेंगे क्लियर लिखा रहता है। कभी भी उस पर यह नहीं लिखा रहता है प्रॉपर्टी मालिक का नाम, मकान मालिक का नाम, ज़मीन मालिक का नाम नहीं लिखा रहता है। उस पर यह लिखा रहता है कि रैयत का नाम। आप रैयत होते हैं, तहसीलदार का रैयत होते हैं, आप अंचलाधिकारी का रैयत होते हैं। जो भी वहाँ पोस्टिंग होकर आता है उसके अंडर में ही सारा ज़मीन होता है, मतलब ज़मीन का मालिक वही होता है। उसी के सिग्नेचर से सारा ज़मीन उलटफेर होता है, चाहे आपका दाखिल खारिज का काम हो, चाहे आपका किसी प्रकार का काम हो, जैसे मोटेशन हो गया, कहीं रास्ता निकालना है, कहीं मापी करना है, कोई चीज़ पास करना है, कहीं पर किस ज़मीन पर क्या बनना है, कहीं स्कूल कहाँ बनना है, कहाँ पर मंदिर बनना है, कहाँ पर क्या बनना है, जब बिना उनके इजाज़त से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो मालिक होता है एक तरह से। तो पहले इस तरह का अगर मामला है आपके पास, चाहे खेती की ज़मीन का रास्ता बंद हो रहा है या फिर किसी प्रकार का रास्ता बंद हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तहसीलदार को आवेदन देना है। तो तहसीलदार के आवेदन देने के लिए कैसे लिखेंगे आवेदन? उसके बाद वहाँ अगर सुनवाई नहीं होता है, मान लिया जाए कि वहाँ आवेदन दे दिया, आपको रिसीविंग मिल गया और उसके बाद वहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सुन नहीं रहे या फिर उनके पास टाइम नहीं है, तो उससे आगे कहाँ बढ़ेंगे? तो उससे आगे आपको बढ़ना है SDM को आवेदन देना है। तो SDM को आवेदन देना है, मतलब कि उसे SDO भी बोलते हैं। जब वो कोर्ट में होते हैं तो SDM कहलाते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, और जब कोर्ट से बाहर होते हैं तो उन्हें SDO बोला जाता है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर बोला जाता है। तो वो पावरफुल होता है, जिसे हिंदी में कहीं कहीं अनुमंडलाधिकारी बोलते हैं, कहीं कहीं उप जिलाधिकारी बोलते हैं, कहीं कहीं मंडलाधिकारी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। तो इसमें से देख लेंगे क्या है, लेकिन SDM तो हर जगह बोलते ही हैं उन्हें। तो उनके नाम से भी आवेदन कैसे लिखा जाता है, दोनों प्रक्रिया बताऊंगा कि पहले आपको तहसील में, अंचल कार्यालय में देना है, वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो आपको SDM SDO को देना है, तो वहाँ सुनवाई 100% होगी। उसमें यह भी मेंशन करना है कि पहले मैंने तहसील और अंचल में दिया है, जो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आवेदन दे देंगे तो उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो तरीका मैं बताऊँगा आपको। खेती की ज़मीन जो होती है और उसमें जो रास्ता होता है, तो उसमें कोई पर्सनल रास्ता तो किसी का होता नहीं, किसी खेत की तरफ से आप लेकर चले जाते हैं ट्रैक्टर। मैं पहले बता दे रहा हूँ खेती की ज़मीन वालों के लिए, जिनका आने जाने में खेत में दिक्कत होती है, मतलब ट्रैक्टर ले जाने के लिए दिक्कत होती है, हल ले जाने के लिए दिक्कत होता है, खेती में फसल काटने के लिए दिक्कत होता है। तो उसके लिए होता क्या है कि जब आप ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, किसी प्रकार का आप खेती करने के लिए जब जाते हैं, तो आपको कहीं कहीं रास्ता बंद कर दिया जाता है। आपका बीच में खेत है, जैसे कि मान लिया कि रोड है कहीं पर, ये मान लिया कि रोड है, ये मान लिया कि ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये खेत सब है, ये खेत हुआ, इस प्रकार से खेत होता है, और उसके बाद इस प्रकार से खेत होता है, आप देख रहे हैं, इस प्रकार से खेत होता है। फिर यहाँ से आप ले लीजिए, इस प्रकार से खेत होता है, ये हो गया खेत आपका, ठीक है, और ये हो गया रोड। लेकिन आपका ज़मीन ये है,
आपका ज़मीन ये है या आपका ज़मीन ये है या फिर आपका ज़मीन ये है, कोई भी ज़मीन है, मतलब ये तीनों छोड़कर रोड के बगल में जो, तो होता क्या है कि रोड के सामने वाला आपका रास्ता बंद कर देता है, जाने नहीं देता है। तो आप इसमें फसल कैसे लगाएंगे या फिर फसल कैसे काटेंगे, इसकी जुताई कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए परेशानी होने लगती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खेती का रास्ता भी कोई नहीं रोक सकता है किसी का। तो खेती का रास्ता नहीं रोक सकता है, इसके लिए कानून बना हुआ है। हर स्टेट का अलग अलग कानून। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर स्टेट का अलग अलग कानून है, इस पर कोई नेशनल कानून नहीं है। अब हर स्टेट में क्या क्या कानून है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर स्टेट में, जैसे कि राज्य काश्तकारी एक्ट बना हुआ है, स्टेट काश्तकारी एक्ट हर जगह बना हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र काश्तकारी एक्ट बना हुआ है, यूपी में यूपी काश्तकारी एक्ट बना हुआ है, बिहार में बिहार काश्तकारी एक्ट बना हुआ है, इसी तरह राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी एक्ट बना हुआ है। हर जगह इस तरह का एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत खेती बाड़ी का अगर रास्ता है और उसमें बंद कर दिया जाता है, आपको जाने नहीं दिया जाता, आपको अंदर में खेत है, तो उसको भी आप खुलवा सकते हैं, आसानी से खुलवा सकते हैं। इसके लिए भी कंप्लेन आपको तहसीलदार को ही देना पड़ता है। उस एक्ट के तहत तहसीलदार को ही देंगे, तो आपको एक्ट से मतलब नहीं है कि क्या एक्ट लगेगा, क्या धारा लगेगा और किस एक्ट में काम होगा, क्योंकि तहसीलदार को सब मालूम है कानून और उसके पास सारे चीज़ का लिस्ट होता है। तो उनको क्या करना है वो करेंगे, आपको सिर्फ आवेदन देना है कि क्या क्या आपके साथ समस्या हुई है। आपको आवेदन लिख के बता देता हूँ, एक ही तरह से आवेदन लिखाएगा जो सब जगह काम आएगा, चाहे निजी रास्ता हो, सरकारी रास्ता हो, अतिक्रमण हो या फिर खेती बाड़ी की ज़मीन में रास्ता अगर बंद हो रहा है तो किस तरह लिखना है वो अब आ जाते हैं। आपको आवेदन लिख के पूरा समझाता हूँ, आप उसी प्रकार से आवेदन लिख के आप देंगे, एसडीएम को भी देंगे और आप तहसीलदार को भी देंगे, तो दोनों जगह दे सकते हैं आवेदन। तो आते हैं आवेदन लिख के मैं आपको बताता हूँ। तो आप आवेदन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए। तो आपको लिखना क्या है, एक पेज ले लेना है, सादा पेज लेना है, A4 साइज का। A4 साइज समझते हैं, जिस पर फोटो स्टेट करते हैं, जो जिस पेज पे फोटो स्टेट देखते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, वो A4 साइज उसे बोलते हैं। वो पेपर आप लेंगे, उस पेपर पर आप आवेदन लिखेंगे। ऊपर में लिखना है आपको सेवा में, ये जो देख रहे हैं सेवा में, इस तरह लिखना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसी प्रकार से पूरा फॉर्मेट होगा और कहाँ पर क्या आपको चेंज करना है, क्या बदलाव करना है, वो सारा बता रहा हूँ आपको। आप देखिए पहले, तो ये सेवा में लिखना है, ठीक है, सेवा में आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे तहसीलदार महोदय, मतलब कि तहसील में दे रहे हैं तो तहसीलदार महोदय यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अंचल कार्यालय में दे रहे हैं, जहाँ अंचल ऑफिस बोला जाता है, सर्किल ऑफिस, तो यहाँ पे लिख देंगे अंचलाधिकारी महोदय। आप समझ लीजिए सीधा सा, तो लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे अंचलाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, तो यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे जहाँ पे आप आवेदन दे रहे हैं, जैसे जिस तहसील में दे रहे हैं या फिर जिस अंचल ऑफिस में दे रहे हैं, तो वो लिखेंगे। जैसे कुढ़न्नी हो गया अंचल, एग्जाम्पल के तौर पर मुजफ्फरपुर जिला हो गया, तो आपको अगर पटना में दे रहा है, लखनऊ में दे रहा है, बरेली में दे रहे हैं, आप सीतामढ़ी में दे रहे हैं, कहीं भी जो आपका जिला है, चाहे किसी स्टेट हो, आप कोई भी जिला हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर स्टेट में इसी प्रकार से आवेदन लिखाएगा और हर जिले में इसी प्रकार से आवेदन लिखाएगा। तो पहले तो आपको तहसील का नाम लिख देना है वहाँ पे जहाँ पे तहसील है, और जो जिला का नाम है वहाँ पे लिख देना है। तो कुढ़न्नी तहसील है, जिला मुजफ्फरपुर, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो इस तरह आपको लिख लेना है। तो अंचलाधिकारी महोदय या तहसीलदार महोदय, कुढ़न्नी, मुजफ्फरपुर, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। अब विषय लिखना है यहाँ पे, तो विषय में क्या लिखना है, विषय लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देना है रास्ता बंद कर दिया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई हेतु, मतलब रास्ता बंद कर दिया गया है, उस पर तत्काल कार्रवाई हेतु मैं ये आवेदन दे रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि रास्ता बंद हो गया हुआ है, रास्ता विवाद हेतु, ऐसे आपको नहीं लिखना। इससे लगता है क्या है कि सिंपल रास्ता विवाद है, कोई बात हो गया हुआ है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। मेन होता है विषय टॉपिक, तो विषय गंभीर होना चाहिए, जिससे लगना चाहिए कि सही में इसके साथ कुछ हुआ है और फिर जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से लिखना है कि रास्ता बंद कर दिया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई हेतु। इसके बाद अगर खेती का रास्ता बंद है तो यहाँ पर लिखना है खेती का रास्ता बंद कर दिया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई हेतु। आप इस पर मत जाइए, आप जो मैं बोल रहा हूँ ये तो देख ही रहे, ये फॉर्मेट है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो देख के भी आप, वो सुन के भी आप आवेदन लिख सकते हैं, और इसी फॉर्मेट पर आप लिखेंगे। और जो मैं समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ चेंज करना है वो भी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या आपको लिखना है। तो ये रास्ता बंद कर दिया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई है, तो ये आपको लिखना है। उसके आगे यहाँ पर लिखना है महाशय, महाशय, उसके बाद महाशय लिख देंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर कि सविनय निवेदन है कि मैं, सविनय निवेदन है कि मैं नरेश कुमार, नरेश कुमार, आपका नाम अगर विनय कुमार है, पंकज कुमार है, कुछ भी है, वो अपना नाम लिखेंगे कि नरेश कुमार पिता बिंदेश्वर राय, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, बाकी आप जो नाम है पिता का नाम है वो अपना डालेंगे। तो नरेश कुमार पिता बिंदेश्वर राय, ग्राम फुलही, थाना कुढ़न्नी, मुजफ्फरपुर का अस्थायी निवासी हो।
बाकी आप देख लेंगे आपका एड्रेस क्या है, वो लिखना है आपको कि किस गांव के रहने वाले हैं, किस थाने के रहने वाले, किस जिला का रहने वाले, वही लिखना है आपको कि ग्राम फुलही, थाना कुढ़नी, मुजफ्फरपुर का अस्थायी निवासी हो। तो यहाँ से देख लीजिए, सविनय निवेदन है कि मैं नरेश कुमार पिता बिंदेश्वर राय, ग्राम फुलही, थाना कुढ़नी, मुजफ्फरपुर का अस्थायी निवासी हूँ। मैं विगत जितना वर्ष से आप वहाँ पर रह रहे हैं, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, वो आपको लिख देना है कि मैं विगत 40 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं विगत 15 वर्षों से रह रहा हूँ, जो भी है आपको लिखेंगे। मैं विगत इतना वर्षों से रह रहा हूँ। खाता नंबर 345, खेसरा नंबर 285, आपका जो खाता खेसरा नंबर होगा वो लिखेंगे। और जहाँ पे प्लॉट नंबर चलता होगा तो खाता खेसरा नंबर नहीं लिख के प्लॉट नंबर आप लिखेंगे। मैं घर बना के रह रहा हूँ और वहाँ पर तभी से एक सार्वजनिक रास्ता है, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसे विनय कुमार पिता रघुवर राय ने निजी ज़मीन बताकर अचानक बंद कर दिया है। मतलब कि ये बात आपको लिखना है कि किसने बंद किया है निजी ज़मीन बताकर, या फिर किसी भी प्रकार का ज़मीन बताकर वो बंद किया है, उसका नाम एड्रेस के साथ आपको लिखना है। और कारण पता हो तो कारण भी लिखना है, कारण नहीं पता हो तो ज़रूरी नहीं है कारण लिखने का, सिर्फ बंद कर दिया है ये आपको लिख देना है वहाँ पर। और लिखना है कि मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये जगह कम है इसीलिए इतना मैं आपको लिखा हूँ। इसके अलावा आपको इसमें यह भी मेंशन करना है कि अगर वो धमकी देता है, आपको गाली बकता है, कोई टॉर्चर करता है, तो सारी बात आपको लिखना है। कितने दिनों से धमकी दे रहा था बंद करने के लिए, मैं ऐसे ही समझ रहा था, लेकिन वो बंद कर दिया है, या फिर बंद नहीं भी हुआ है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि बंद रास्ता नहीं किया हुआ, बार बार धमकी देता है बंद करने का, तो भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि पहले ही कार्रवाई उस पर हो जाए। बंद करने का इंतजार मत कीजिए, लेकिन बंद हो गया है तो भी आप आवेदन लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी जोड़ना हो, आपको जो भी जोड़ना हो आगे सब कुछ अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये नहीं है कि एक भाषा होता है अलग, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, आप अपने भाषा में भी आवेदन लिख के देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। आवेदन लिखने का कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं होता है, स्पेशल भाषा नहीं होता है, स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता है, वो आपका तरीका होता है। सिर्फ ये चीज़ सब में होना चाहिए कि सेवा में अंचलाधिकारी या तहसीलदार या जो भी है महोदय, और जिला का नाम होना चाहिए और विषय सही होना चाहिए। ये टॉपिक यहाँ तक का आप लिख सकते हैं फॉर्मेट के आधार पर, लेकिन बाकी जो है महाशय सविनय निवेदन हो गया, ये तरीका अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पूरा चीज़ लिख लेंगे, जो भी आपकी समस्या है, जो भी समस्या है बढ़िया से लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। यहाँ तक कि आगे अगर खेती का ज़मीन है, खेती का रास्ता बंद है, तो वो लिख देंगे कि मेरा खेती का रास्ता था, बहुत दिन से खेती कर रहा हूँ, मुझे फसल उगाने में दिक्कत हो रही है, मुझे ट्रैक्टर ले जाने में दिक्कत होता है, जुताई करने में, सिंचाई करने में, किसी प्रकार का कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए खेती भी नहीं कर पा रहा है, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बोलने पे धमकी दिया जाता है, गाली बक्का जाता है, मारने की धमकी दिया जाता है। सारी बातें आप लिख के आवेदन में दे सकते हैं। जब वहाँ पे देंगे आपको, तो वहाँ पे देंगे और उसके बाद नीचे में आपको लिखना है, सबसे नीचे आपको लिखना है कि आपका विश्वास भाजन, साइड में लिखेंगे आपका विश्वास भाजन, नाम नरेश कुमार, पता दे देना है और मोबाइल नंबर देना है। ये चीज़ लिखना है आपको लास्ट में। तो ये इसलिए लिखना है, नाम पता मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो लिखना ही लिखना है। नाम पता लिखेंगे, बहुत लोग मोबाइल नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको लिखना है किसी भी हालात। मोबाइल नंबर इसलिए लिखना है कि मोबाइल नंबर आप लिखेंगे तभी हर चीज़ ऑनलाइन काम होता है और तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है आप जब मोबाइल नंबर लिखे रहेंगे तो हो सकता है अंचलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, वो आपको डायरेक्ट फ़ोन करे, डायरेक्ट फ़ोन करके आपको बुला के भी समस्या सुने आपके आवेदन पर, तो बुला के भी समस्या सुन सकता है। या फिर जहां आपने एसडीएम के पास आवेदन दिया, एसडीओ के पास आवेदन दिया, हो सकता है वो भी कॉल करके बुला के आपकी समस्या सुने। तो आवेदन के साथ ये चीज़ जरूर दें, क्योंकि आवेदन जिस समय देंगे उनको, जिस समय देंगे तो आवेदन रख लेंगे, उस समय उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारे लोग आवेदन देते हैं, उस समय रख लेंगे। लेकिन पढ़ने के बाद, कभी जब आवेदन पढ़ेंगे वो बाद में, तो आवेदन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका मामला गंभीर लगे तो आपको पहले कॉल भी वो कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं। और आप कहेंगे कि अब जमा कहाँ करें, ये आवेदन जमा कहाँ करें, तो ये चीज़ लिख लेना है आपको, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ लिख के आप नाम पता मोबाइल नंबर के साथ आपको वहाँ जमा कर देना है। डेट भी डाल देना है, कहीं पर आप साइड में भी डेट डाल सकते हैं, तो डेट डाल देंगे। उसके बाद जब वहाँ जमा करेंगे ना ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, अंचल कार्यालय के ऑफिस में, कहीं भी जमा करेंगे जब आप, तो जमा करेंगे तो एक रिसीविंग आप लेंगे। अब रिसीविंग कैसे लेंगे, आप सोचेंगे रिसीविंग कहाँ से देगा, वो रिसीविंग कैसा होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो ये आवेदन लिखेंगे इसका एक फ़ोटो कॉपी करा ले आप, एक फ़ोटो स्टेट करा ले, फोटो कॉपी करा ले, जो भी आप कहते हैं जीरोक्स करा ले, तो करा लेंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो ओरिजिनल कॉपी तो आप जमा कर देंगे वहाँ पे, ये ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे आप दे देंगे और जो जीरोक्स होगा वहाँ पे आप सिग्नेचर करवा के आप उसका रिसीविंग ले लें। तो सिग्नेचर करा के रिसीविंग लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि अंचलाधिकारी या फिर तहसीलदार आपको रिसीविंग देगा, वहाँ पे जो
वहाँ पे जो रहता है, जैसे कि लेखापाल बैठा रहता है या फिर कोई मुंशी बैठा रहता है या फिर कोई भी प्यून भी बैठा रहता है, जो रिसीव करता है, जिसको पावर मिला रहता है आवेदन रिसीव करने का, वो आपको उस पर रिसीव करके, रिसीव लिखकर, सिग्नेचर करके, हो सकता है मुहर करके आपको दे दे रिसीविंग, तो वो लेकर आपको आ जाना है, वो अपने पास रखना है। अब इसके बाद आपको इंतज़ार करना है 1 महीने तक। 1 महीने तक मैक्सिमम इंतज़ार करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना इंतज़ार करना है। अगर इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, इस पर काम नहीं हो रहा है, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना, फिर इसी प्रकार से आवेदन लिखना है। सिर्फ करना क्या है कि यहाँ अंचलाधिकारी और तहसीलदार होता था, इसी आवेदन को फिर से लिखना है इसी प्रकार से, और यहाँ पे लिख देना है कि आपको SDM या फिर SDO, ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो SDM या SDO को देंगे, जो उप जिलाधिकारी होते हैं, अनुमंडलाधिकारी होते हैं, मंडलाधिकारी होते हैं, इनको बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे SDM ही बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या SDO बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे कर देना है इसी आवेदन में। बाकी ये जो है कुढ़न्नी जो है, तो कुढ़न्नी आपको हटा देना है, तहसील का नाम यहाँ पे हटा देना है। तो SDO SDM को जब आवेदन लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है आपको SDM SDM का नाम, और उसके अलावा डायरेक्ट जिला का नाम लिख देंगे, जिला का नाम लिख देंगे, क्योंकि जिला में होता है SDO SDM, तो ये बस जिला का नाम रहेगा। मुजफ्फरपुर हो, बरेली हो, लखनऊ हो, पटना हो, सीतामढ़ी हो, कुछ भी हो, जो जिला का नाम लिखना है। बाकी सेम आवेदन रहेगा, आवेदन में कुछ बदलाव नहीं करना है। इसमें कुछ बदलाव इसलिए नहीं कर रहा है कि आवेदन तो सेम ही रहेगा, समस्या आपका सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे पदाधिकारी चेंज हो गए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि इसी के बीच में कहीं पर आपको, कहीं पर थोड़ा सा ये लिख देना है, या फिर लास्ट में आपको ये लिख देना है कि मैंने तहसील में भी आवेदन दिया था या फिर अंचल ऑफिस में भी आवेदन दिया था, जिसका रिसीविंग का फोटो स्टेट या फोटो कॉपी मैं संकलन कर रहा हूँ। वहाँ से कोई पदाधिकारी नहीं आया, कोई भी कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। मुझ पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। मैं जब उधर से आता जाता हूँ तो मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, मारपीट की धमकी दी जाती है, गाली गलौज किया जाता है, और हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अकेले हैं तो अकेले आवेदन देंगे, लेकिन वहाँ पे 4, 5, 10, 15 या फिर 2, 4 ही घर है, सबका अगर रास्ता बंद हो रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सामूहिक रूप से देंगे। सामूहिक रूप से आप देंगे तो बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और बहुत तत्काल कार्रवाई होगी। तो सामूहिक रूप से जब आप देंगे तो वहाँ पे तो आवेदन में सब सिर्फ अपना ही ऐसे लिखेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से उसमें लिख देंगे कि इतने लोगों का रास्ता बंद हुआ है, और साइड में सबका सिग्नेचर आप ले लेंगे कि इतने लोगों का रास्ता बंद हुआ है आवेदन में। सामूहिक रूप से देंगे तो पर्सनल के लिए तो आपको यही करना है, तो सामूहिक रूप से भी आवेदन दे सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उतने आवेदन लिखिए इसी प्रकार से, जितने लोग हैं, जितने लोगों का रास्ता बंद है, सबका आवेदन लिखिए और सबको साथ में अटैच करके तब आवेदन दीजिए, और ज़्यादा प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से आप तहसील में देंगे, तहसील में नहीं सुना जाएगा तो SDO SDM को देंगे। इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, इसके बाद भी ऑप्शन है कि आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके आप स्टे ले सकते हैं, स्टे ले सकते हैं उस रास्ता पर। जब स्टे ले लेंगे तो रास्ता बंद नहीं कर पाएगा जब तक कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं होगा, तो स्टे भी ले सकते हैं, और भी इंजेक्शन पटिशन डाल के भी रोक लगा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन कोर्ट का रास्ता मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डालूंगा। अगर आप चाहेंगे कि फिर उस पर स्पेशल वीडियो बनाओ कि स्टे कैसे लेंगे, रोक कैसे लगाएंगे कोर्ट के द्वारा, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन उस पर बना चुका हूँ, जो मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा, तो उसमें सारा चीज़ मिलेगा, कोर्ट का रास्ता भी मिलेगा, आपको SDM से कैसे शिकायत करेंगे, सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आवेदन लिखने का तरीका बता रहा हूँ पूरा, तो उसमें सारा बताया गया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें सारा चीज़ बताया गया है। तो आप आवेदन लिख के इसी प्रकार से आप देंगे वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इसके बाद भी किसी की ये भी समस्या है कि SDM को भी दिए, तहसील में भी दिए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं 25 दिन 1 महीना जब हो जाता है तो आप कुछ नहीं करें, डायरेक्ट RTI फाइल कर दें। आप तहसील में डायरेक्ट RTI फाइल कर दें, SDM ऑफिस में डायरेक्ट RTI फाइल कर दें और जवाब मांगे। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं। तब अपना पावर का उपयोग करें, जो शक्ति आपको सरकार ने दे रखा है उसका उपयोग करें, जो शक्ति आपको संविधान ने दे रखा है उसका उपयोग करें। RTI फाइल कर दें। RTI जब फाइल करेंगे तो उसको जवाब 21 दिन के अंदर में देना पड़ेगा। उसको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्या वजह है नहीं जा रहा है, कब करेगा, सारा चीज़ उसे बताना पड़ेगा। चाहे वो SDM हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, कोई भी हो, उससे बताना ही पड़ेगा कारण, और कार्रवाई करना ही पड़ेगा। तो इसका भी रास्ता है, लेकिन पहले आप RTI ना डालें, पहले कोशिश करें कि कार्रवाई हो जाए। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट का भी रास्ता है, कोर्ट का भी आसान ही रास्ता है,
वहाँ से भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वहाँ पे रास्ता पे स्टे ले सकते हैं, या फिर सिविल केस दायर करके भी वहाँ से स्टे आप ले सकते हैं, रोक लगवा सकते हैं उस रास्ता पर। जो रास्ता बंद कर रहा है उस रास्ता पर रोक लगवा सकते हैं। अगर निजी भी है तो बंद नहीं कर सकता है। कोई भी पदाधिकारी आएगा देखेगा कि वर्षों से यहाँ से रास्ता है तो वह बंद नहीं होने देगा। हाँ, रास्ता कौन बंद होता है ये भी समझ लीजिए। रास्ता बंद होता है, कौन सा बंद होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये ज़मीन, ये रास्ता है और यहाँ पे ज़मीन है लोगों का, कुछ लोगों का ये ज़मीन है रास्ते के बगल में। उसके पीछे अगर ये ज़मीन है, जैसे कि ये पीछे है और पीछे ज़मीन है, इसके पीछे भी ज़मीन होता है। तो बहुत लोग करते क्या है कि जो जब ज़मीन लेते हैं तो उसे बिल्डर हो, ब्रोकर हो, दलाल हो, या फिर जो ज़मीन बेच रहे हैं, ये ज़मीन बेच देते 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 हैं, यह कहकर बेच देते हैं कि आज न कल इसमें से रास्ता निकल जाएगा, ये रास्ता आगे वाला देगा या फिर रास्ता निकलने वाला है, कहकर झूठ बोलकर आपसे ज़मीन बेच लेता है और रास्ता यहाँ होता है, जबकि यहाँ पर रास्ता होता नहीं है। वो उम्मीद दिलाता है कि रास्ता आपको आगे वाला दे देगा या फिर आज न कल मैं खरीद के दिलवा दूँगा आपको। इस भरोसे पर आप ले लेते हैं, जबकि वो रास्ता है नहीं, रास्ता इसमें है नहीं, ये किसी का ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ ज़बरदस्ती रास्ता नहीं ले सकते हैं। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी कानून के तहत यहाँ पर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से रास्ता नहीं था, आपने पीछे ज़मीन लिया और बाद में आप रास्ता मांग रहे हैं। लेकिन पहले से रास्ता है, चाहे निजी हो, सरकारी हो या किसी प्रकार का पगडंडी रास्ता हो, और वो लोग चल रहे हैं, आप घर बनाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई आपको मना नहीं किया, आप चलने लगे, चल भी रहे हैं। जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल होता है उसके बाद बंद किया जाता है, तो उसके लिए ये प्रावधान है जो मैं आपको पूरा वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर आप लोग बोर हो गए होंगे। तो आप आगे जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रश्न होगा मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बना दूंगा या फिर अगले वीडियो में समझा दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, 3-4 वीडियो मैं डाल रहा हूँ, सब इसी सब्जेक्ट पर आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो पहुँच रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन, बेल घंटी बगल में वो भी दबा दें। और अगर मेरे सब्सक्राइबर पहले से आप हैं, पहले से वीडियो देख रहे हैं, मेरा सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इसी तरह का यूनिक वीडियो आपको, जानकारी वाला वीडियो आपको मैं डालता रहूँगा। जो आप सवाल करेंगे आप लोग, उसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।